ठीक है सर, आगे बढ़े नाउ। अब अप्रिशिएट से क्लॉज 21 की बात करते हैं। अब क्लॉज 21 बोलता है कि प्लीज अप्रिशिएट, पहले बात तो आप ये ध्यान रख लें सर, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अमाउंट डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अगर अगर आपने अमाउंट डेबिट नहीं किया, आपने कोई अमाउंट डेबिट नहीं किया टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो यहां पे रिपोर्टिंग नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉब्लम कहां पे है? मान लीजिए आपने वो खर्चा को डेबिट ही नहीं किया, तो आप यहां पे नहीं रिपोर्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको मैं। पहला वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, दो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंसेस क्या है वो ऑलरेडी समझा दी मैंने आपको। जैसे मैंने बताया था आपको, वो जो शेयर जो आप आईपीओ लेके आ रहे थे, क्योंकि इट इज इन रिलेशन टू इंक्रीज योर कैपिटल बेस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। क्योंकि लेकिन आपने मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने डेबिट किया नहीं, सीधा प्रॉफिट लॉस के नीचे ले गए, बैलेंस शीट के नीचे ले गए। तो जब आपने डेबिट ही नहीं किया हाइपोथेटिकली, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो अननेसेसरी डिसअलाउ कर देगा डबल डबल। क्लियर सर आपको? अगर आप सीधा के सीधा रिजल्ट सरप्लस लेस कर रहे हो, सब्जेक्ट में मान के चल रहा हूं कि सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बैलेंस शीट ये बात अलाउ कर रहा है, राइट? और या फिर आप बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस में नीचे डाल डाल रहे हो, बैलेंस शीट में नीचे, और सीधा यू आर नॉट रूटिंग इट थ्रू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो ऐसे केस के अंदर इसको रिपोर्ट यहां पे नहीं करना है। सेम इज इन द केस ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए सीधा आप ड्राइंग में डाल रहे हो, जब ड्राइंग में डाल रहे हो तो सर यहाँ पे नहीं डालना है। मैं क्यों आपको सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे डाल देते हैं, फिर बोलते हैं यार ये एडिशन क्यों कर रहा है, मैंने ड्राइंग में डाल तो दिया। मैं क्यों आपको सर नो। तो 21 है, अगर ए देखें तो वो बात कर रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर ने आपको समझा दिया। फिर वो एडवर्टाइजमेंट की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी दे रहा है तो वो बना करता है, वो आपको रिपोर्ट करना है, विच इज नॉट अलाउड, राइट? फिर मेन दिक्कत है सर मुझे क्लब के खर्चे पे। एक वो एंट्रेंस फीस की बात कर रहा है, एक एंट्रेंस फीस की बात कर रहा है, और एक एंट्रेंस फीस की बात कर रहा है, और दूसरी बात कर रहा है वो सर जो कॉस्ट ऑफ क्लब है। तो मेरा क्वेश्चन कई बार ये दिमाग में उठता है कि सर लेटर से मैंने कोई क्लब की मेंबरशिप ले ली, और क्लब की मेंबरशिप का टारगेट क्या है, वहां पे बड़े बड़े लोग आते हैं, और माय कंपनी वांट्स कि मेरी उनसे लाइसेंसिंग बढ़े, और फिर बात है बिजनेस बिजनेस की लाइसेंसिंग करनी पड़े। अच्छा, मैं आपको साइटेशन बताया था सर पेपर्स के, छोटी नोट कर ले। 75 TTJ 448, 75 ठीक है। TTJ 448, 75 TTJ 448 नाउ। ये कनोई पेपर्स का बता दिया मैंने आपको सर, ठीक है जी। नाउ नाउ प्लीज अप्रिशिएट। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो मैं एंट्रेंस फीस पे कर रहा हूं, मान लो 1 साल की पेमेंट कर रहा हूं, तो इंड्यूरिंग नेचर का तो है नहीं, और कहां पे आपने मना कर दिया मुझे, और ये एक्सपेंडिचर रिलेटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे यहाँ तक ये समझ में नहीं आया, आप यहाँ पे रिपोर्ट करके डिसअलाउ क्यों करना चाहते हैं? किसी भी कोई भी आप सेक्शन, आप चैप्टर 40 निकाल ले, कहीं पे भी डिसअलाउंस नहीं है। सेम इज फॉर द, मान लीजिए मैं क्लब में कुछ खाने पीने गया, मैंने कोई बिजनेस प्रमोशन के लिए 4 बंदों को ले गया मान लीजिए, तो उससे मेरा डिसअलाउंस कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं तो वो डिसअलाउंस कर देता है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, बीइंग एन ऑडिटी, मैं ऑडिटी हूं सर, 3C डॉक्यूमेंट मेरा है, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कुछ नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट कुछ नहीं करूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप ये बोलेंगे क्योंकि एसएससी ये मानता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट, इसलिए उसने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया, पर एक्चुअली में ये खर्चे उसने क्लब रिलेटेड खर्चे किए हैं, वो आपको 3CB के 3 नंबर में, 3CB के 5 नंबर में डालने पड़ेंगे। मैं क्यों आपको सर, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपको रिपोर्ट करनी है इन 3CB के 5 नंबर में, और 3C के 3 नंबर में। पर आई बीइंग एन ऑडिटी, मैं इसमें इसलिए डालूंगा बिकॉज मुझे पता है अब जैसे मैं डालूंगा 143(1) में एडिशन होकर आ जाएगी। क्लियर सर? राइट नो। अब अगला बोलता है सर एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी, फाइन और वायलेशन की लॉ की बात करते हैं। तो सर एक प्लीज डायरी में नोट कर लें सर, जब ये वायलेशन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं, अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है, या फिर कोई चीज आपकी कंपलसेटरी नेचर है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत लोगों के मन में गलती रहती है यार, जो इंटरेस्ट ऑन जीएसटी पे कर रहे हैं, या फिर हम कोई इंटरेस्ट, कोई हमने टैक्स की इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, तो लोग नॉर्मली इससे डिसअलाउ होते थे। सर आंसर इज नो, दीज आर कंपलसेटरी नेचर। बहुत सारी जजमेंट है जो बोलता भाई कंपलसेटरी नेचर है, वो पेनल्टी के रूप में नहीं है। या फिर कोई भी पेनल्टी जो कंपाउंडेबल है, जैसे मान लीजिए आपने ट्रैफिक, कोई आपने आप गाड़ी चला रहे हो, आपने मतलब ट्रैफिक लॉ का कोई वॉल्यूशन कर दिया, या फिर मान लीजिए आपने कोई जगह बढ़ा दी, अपने जो जगह थी जहां पे अलाउड थी वो जगह बढ़ा दी। नाउ आपके पास जो भी एमसीडी या फिर जो भी आपका म्युनिसिपल बॉडी है, वो आया, उसने बोला भाई साहब आपने तो जगह बढ़ा दी है, तो उन्होंने बोला ठीक है जी, हम आप पे इतनी की इतनी फीस लगा रहे हैं, विच इज कंपाउंडेबल। कंपाउंडिंग का मतलब अब वो तोड़ेंगे नहीं, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, राइट? तो इसका मतलब जो कंपाउंडेबल ऑफेंस के लिए आपने फीस दे दी, वो सही मैंने में इसके अंदर नहीं आएगा। पर अगेन देर आर सम डाइवर्जेंट यूज, कई कई जजमेंट ऐसी भी हैं जहां के अंदर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि यस पॉसिबिलिटी है।
तो ऐसे केस में ये 3CD में मैं डॉक्यूमेंट, मैं ऑडिटी में हूं, तो मैं तो भरूंगा नहीं। आई विल गिव यू जजमेंट्स कि सर ये इस हिसाब से नहीं बनता। तो आपको वो वाला व्यू उठा के डालना है एसएससी का कि दो उसने ये फीस पेनल्टी पे करी थी जो कंपाउंडेबल नेचर है, और क्योंकि एसएससी का ये व्यू है क्योंकि ये उसके अंदर नहीं आता, दैट्स व्हाई ही हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। मैं क्लियर हूं सर? पर उसका अमाउंट ये वाला अमाउंट है, ये डालना पड़ेगा आपको। क्लियर सर? नितिन भैया, लेट फीस और जीएसटी और इस रिटर्न फाइलिंग की जो फीस लगती है। प्रवीण भैया थोड़ा तेज बोलेंगे, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोले। हाँ, वो जो जीएसटी में लेट फीस पे करते हैं, तो भैया मतलब वो दैट जो, हाँ मैं समझ गया भैया, जीएसटी की जो लेट फीस है, इट इज मोर लाइक आरओसी की फीस है भैया। और फीस और पेनल्टी में फर्क समझ ले सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो फीस उसी को पे की जाती है फॉर टेकिंग सम सर्विसेज। आप ये मान के चल रहे हैं जीएसटी की जो फीस है वो गवर्नमेंट एक फीस ले रही है फॉर प्रोवाइडिंग यू पोर्टल। आप समझ लो मेरी बात। आप लेट रिटर्न भी फाइल कर पाओ तो सही महीने में ना तो वो पेनल्टी में आएगा ना फाइन में आएगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो वो जो फीस जो पे कर रहे हो वो इसके अंदर नहीं आती। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की लेट फीस है, वो भी इसी नेचर की होगी। कुछ भी नहीं ना भैया, चाहे टीडीएस की लेट फाइलिंग फीस है, किसी भी फीस है, सब खर्चे मिलेंगे आपको, चिंता ना करें आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया ना। अब बात है उसका सर। उसका हाँ जी। एग्जाम्पल है, ये सेल्स टैक्स में जैसे होता था, लाइक लेट पेमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज इन द नेचर ऑफ कॉम्पेंसेटरी नेचर। और दूसरा एक होता था विच इज इन द नेचर ऑफ पिनल इन नेचर। राइट सर। उसके लिए वो एक प्रकाश कॉटन मिल्स का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ये अपार्ट फ्रॉम दिस अशोक जी, ये तो आप जजमेंट थैंक्स सर और आपने बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखो, नॉर्मली फीस नॉर्मली क्या होता है सर, ऑटोमेटिक होता है। प्लीज अप्रिशिएट कीजिए। पेनल्टी के लिए सर आपके पास पहली बात तो कोई भी पेनल्टी कंपल्सरी आप लगा नहीं सकते। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। देयर हैज टू बी सेटिस्फेक्शन, हैज टू बी रिकॉर्डेड, राइट? सेटिस्फेक्शन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा। अप्रिशिएट कीजिएगा। जब फीस ऑटोमेटिक होती है हमेशा, और फीस हमेशा किसी सर्विस के अगेंस्ट की होती है। और जो अशोक जी ने बोला एकदम सही है, समथिंग इज कॉम्पल्सरी। लेटर से मैंने लेट जमा किया सेल टैक्स या जीएसटी, तो भैया जो इंटरेस्ट दे रहा हूं वो कंपल्सरी नेचर है। इफ समथिंग वाज पेनलाइज्ड कि भैया आपने मान लीजिए जीएसटी लेके रख लिया, आपने पे ही नहीं किया, या फिर आपने कोई मान लीजिए अनडिस्क्लोज सेल कर दी, तो उस पर जो पेनल्टी लग रही है, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्ट तो लगेगा लगेगा, वो कंपल्सरी नेचर है। वो जो पेनल्टी लगेगी वो सही मैंने में इसके अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है सर? यस सर। नाउ लेट अस कम टू 40A। जब हम बात करते हैं 40AI में, चार क्वेश्चन, चार की पांच पूछूंगा। पहला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस से आप कोई इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट किराए पे ले रहे हो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट किराए पे ले रहे हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा तो किस सेक्शन में कटेगा? पहला बताइए कौन सेक्शन में कटेगा सर? 194 वन बी। 194(1)(b), ठीक है। आप 194(IB) 2% आईडी कटेगा। आईडी 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 2%। जो भी है, तो जो आप उस पर कह रहे हो यस, 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है सर, राइट? यस, यस। आई बिलीव एवरीबडी एग्रीज फॉर दैट, विद दिस, राइट? दूसरा केस, दूसरा केस, दूसरा केस। लेट अस से मैंने कोई प्रॉपर्टी, मुझे एनबीएफसी से लोन लेना था। एनबीएफसी ने बोला भाई साहब हम आपको लोन लो तो देंगे, लेकिन आपको अपफ्रंट फीस देनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। क्या उस पर टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? यस। कौन सेक्शन में कटेगा भैया? 194 ए। ए। क्या वो इंटरेस्ट यस। की डेफिनेशन में आता है? हाँ जी भैया। जनरल तीसरा रिपोर्ट। क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो क्वेश्चन दिया वो दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन, लेट अस से मैंने प्रीपेमेंट कर दी। लोन 5 साल के लिए था, मैंने 4 साल में पेमेंट कर दी, राइट? और मान लीजिए 10 साल का लोन था, और बैंक ने बोला भैया 5 साल से पहले करोगे तो प्रीपेमेंट चार्ज लगेंगे। क्या टीडीएस कटेगा? हाँ जी भैया। नहीं। नहीं कटेगा। सबका व्यू यही है, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, राइट? चौथा, मैंने कोई माल परचेज किया हिंडाल्को से। हिंडाल्को ने बोला भैया 2 महीने पेमेंट करनी है आपने। अब ऑफिस बात है, आप 2 महीने पेमेंट नहीं कर पाओगे तो 2% ब्याज लगेगा। मैंने पेमेंट 4 महीने बाद करी, अगर 2 महीने लेट करी तो उसे 2% के हिसाब से 4% ब्याज ले लिया। अब वो जो ब्याज लिया, क्या उस पर टीडीएस कटेगा? यस। 194A। 194 है, प्रिया कह रही है 194 है। आई बिलीव एवरीबडी एग्रीज, यस और नो? ठीक है जी, ठीक है। पांचवा केस, आपने इंपोर्ट किया एक व्यक्ति से 3 करोड़ रुपए का,
आपने इंपोर्ट किया किसी व्यक्ति से 3 करोड़ रुपए का, क्या टीडीएस कटेगा? यस और नो? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे तो नहीं है 195। पूछ लो प्रवीण भैया, आंसर तो दे दूंगा, चिंता करो। नहीं, हाँ जी भैया, तो जो प्रवीण जी कह रहे हैं नहीं कटेगा, तो सभी ये मान रहे हैं नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, प्रिया भी कह रही है नहीं कटेगा। तो आप सुनिए सर, सर 21-22 से अब टीडीएस कटेगा 195 में, बिकॉज एक्सप्रेशन 2A वॉज एडेड इन सेक्शन 911 SEP, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। वो क्या बोल रहा है एक्सप्रेशन 2A क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई गुड्स मंगा रहे हो और 2 करोड़ से ऊपर गुड्स मंगा रहे हो, 2 करोड़ से ऊपर, तो ये माना जाएगा SEP। मैं क्लियर हूं आपको सर? इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि सामने वाले से TRC लें और DTAA पढ़ें। सामने वाले से TRC लें और DTAA पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप जिम्बाब्वे से मंगा लेते हैं, अब जिम्बाब्वे के साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं हमारा, या कोई ऐसी कंट्री से मंगा लेते हैं, माल आप मंगा लेते हैं जहां पे DTAA है ही नहीं, या फिर सामने वाला TRC दे ही नहीं पा रहा। TRC क्यों देते हो? जस्ट टू रीड दैट पर्टिकुलर DTAA। तो उससे क्या होगा, अगर आपको TRC नहीं मिला या फिर उस कंट्री के साथ किया जिसके साथ आपका मान लीजिए DTAA है ही नहीं, या फिर लिमिटेड DTAA है, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 की बात ही नहीं करता है, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, वहां पे SEP बन जाएगा, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। और SEP बनने का मतलब बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। जब बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा तो इसका मतलब इंडिया में वो पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। मैं क्लियर हूं आपको? नितिन जी रिपीट कर दीजिए सर। मैंने बोला था ना, 4-5 चीजें नहीं बताऊंगा, आज तक नहीं सुनी होंगी, आप सुनो, मैं बता दो फिर। अभी ये दूसरी चीज बता रहा हूँ आपको, एक उस दिन बताई थी, आज भी नोट करो। एक्चुअली हुआ क्या था, 2017-18 में SEP का कंसेप्ट आया था, बट हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, और SEP कभी हम डिस्कस करेंगे, ये 2-2.5 घंटे का सब्जेक्ट है मेरे भाई। इक्वलाइजेशन लेवी SEP कंसेप्ट है, पर SEP सबको दिक्कत कर रहा है, प्लीज अप्रिशिएट, बिकॉज हर बंदे का 2 या 3 क्लाइंट ऐसे होते हैं जो इंपोर्ट कर रहा है। तभी मैंने नोहित भैया से पूछा था कि आपके इंपोर्टर कितने हैं जो 2-3-4 करोड़ रुपए से ऊपर करते हैं। आपको याद है मैंने क्वेश्चन पूछा था भैया? तो बिल्कुल। अप्रिशिएट करें सर, 17-18 से आया, पर 17-18 के बाद इन्होंने से डिफर कर दिया। इनका गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी किसी तरह से नेगोशिएट करके G20 कंट्री से कि भैया वो अपनी ट्रीटी अमेंड कर दे, MLI को अमेंड कर दे। पर मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट में क्या हुआ सर, एकदम आपने देखा होगा, आपके कई बार कुछ दोस्त होते हैं आपके, एग्जाम्पल देता हूं, कुछ दोस्त होते हैं वो कहते हैं कहाँ घूमने चल रहा है, वो कहता है जी यहाँ चलते हैं। एक दोस्त आपका ऐसा होता होगा कभी भी, बोलता है यहाँ नहीं यहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं यहाँ चलेंगे, यहाँ नहीं यहाँ चलेंगे। एंड में आप जीरो इन करते हो, अच्छा वहां पे चलेंगे, एंड में वो कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। कोई बंदा ऐसा दोस्त होता है ना, वही काम यूएसए का है। अगर आप बेप्स एक्शन प्लान 1 देखें, तो बेप्स एक्शन प्लान 1 में उस यूएसए ने यही काम किया है। उसने क्या किया, उसकी खिचड़ी बना दी। अब खिचड़ी बनाने के बाद बोला भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि मैं दादा हूं, राइट? तो हुआ क्या, इसी वजह से इंडिया ने तीनों काम कर दिए, होल्डिंग टैक्स भी लगा दिया, SEP भी लगा दिया, इक्वलाइजेशन लेवी भी लगा दिया, राइट? नाउ व्हाट हैपेंड, अब SEP 17-18 से आता गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी किसी तरह से कंसेंसस बन जाए, पर वो कंसेंसस नहीं बन पाया। एंड में क्या किया, 2021-22 में पहली बात तो उन्होंने कुछ वर्डिंग में चेंज करी, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट बिकॉज आई परसीव फील लाइक, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे यूज कर दिए हैं जिस वजह से मेरा पर्सनल मानना है वन कैन चैलेंज इन द कोर्ट एंड वन कैन हेल्ड दीज पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट लेट अस नॉट आर्ग्यू ऑन दोस लाइंस, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता है, राइट? हम नीचे लड़ रहे हैं तो नीचे की तो बात कर ही नहीं रहे। अब SEP को हम मान के चले कि SEP एकदम परफेक्ट है, लॉ कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। नो 21-22 से इन्होंने उसे सर, 21-22 पहला प्रीवियस ईयर था, 21-22 पहला प्रीवियस था, वहां से उन्होंने लागू कर दिया, तो 21-22 हो गया, 22-23 आ गया, जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। अब इन्होंने वहां पे क्या लिखा है, अप्रिशिएट कीजिएगा, दो जो कंसेप्ट आया था बेप्स एक्शन प्लान 1 इज ओनली इन रिलेशन फॉर डिजिटल गुड्स, पर जो इसकी वर्डिंग्स है वो गुड्स की बात कर रहा है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, वो गुड्स की बात कर रहा है। तो इसका मतलब गुड्स कुड भी जो फिजिकली आ रहे हैं, डिजिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा है वो। तो इसका मतलब अगर आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिए जो 2 करोड़ से ऊपर है, और अप्रिशिएट कीजिएगा मैं 2 करोड़ कर रहा हूं, इट इज अ कोआ रेसिपिएंट इन द सेंस वो सेलर की बात करता है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी नवनीत भैया, आपने अगर 1 करोड़ रुपए का माल उससे परचेज कर लिया,
और आपको पता है, लगता है कि वो इंडिया में 2 करोड़ से ऊपर का माल कर रहा है, तो भी इसमें कवर हो जाएगा। मैं तो आपको थोड़ा सा और सेफर साइड पे लेके जा रहा हूं, आपने उस बंदे से 2 करोड़ से ऊपर परचेज कर लिया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सेक्शन की वर्डिंग पढ़े, तो अगर आपको ये पता है कि वो इंडिया में 2 करोड़ से ऊपर का माल बेच रहा है और आपको सिर्फ 50 लाख का माल बेचा उसने, या 25 लाख का बेचा 1 करोड़, तो भी एससीपी कवर हो जाएगा। मैं क्यों आपको, मैं थोड़ा सा और सेफर साइड पे लेके जा रहा हूं आपको, कि आप ये मान लें कि आपने 2 करोड़ से ऊपर माल परचेज कर लिया किसी से, तो ऐसे केस में उसका एससीपी बन जाएगा। और अगर उस व्यक्ति ने टीआरसी आपको नहीं दिया, टीआरसी नहीं दिया और आप डीडब्ल्यूए नहीं भर पाए, तो ऐसे केस में इंडिया में टैक्सेबिलिटी बनेगी। और क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा, तो ना केवल 40 AI प्लस 201 में भी लाइबिलिटी बनेगी। फिर कंपाउंडिंग और प्रोसिक्यूशन तक भी लॉन्च होगा। मैं क्लियर हूं आपको सर? अभी आजकल हाई सी सेल्स बढ़ गई है। मैं क्लियर हूं आपको सर? ये क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट कोई भी ध्यान नहीं रख रहा, और इंपोर्टर्स को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, लोगों को ध्यान भी नहीं है। फर्क सिर्फ मैंने बताया, ओनली वे इज टू रीड डीटीडब्ल्यूए, और डीडब्ल्यूए तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास टीआरसी होगा। यहां तक क्लियर है सर? आगे बढ़े नाउ। अब मैंने 4 इश्यूज पूछे थे। पहला इशू क्या बोला था मैंने आपको? सर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। तो अप्रिशिएट करें सर, जब मैं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बात करता हूं तो सेक्शन आपको पढ़ना नेशनल 916 रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के अंदर जब आप एक्सप्रेशन 2 में आते हैं, क्लॉज 4A में लिखा हुआ है, कोई भी इंडस्ट्री इक्विपमेंट मैं किराए पे दूंगा, वो रॉयल्टी की डेफिनेशन में कवर होगा। और जैसे ही वो रॉयल्टी बन जाता है, तो टीडीएस कटेगा 194J में सर 10%। तो आपने काटा 2%, 10%, दिक्कत आ गई। अब चिंता न करें, यहां से बचाऊंगा, पहले वाले से नहीं बचा पाऊंगा, इस वाले में बचाऊंगा, चिंता न करो। नाउ, जब हमने डिस्कस किया, 2 इशू और डिस्कस किए थे, 3 इशू और डिस्कस किए थे। पहला था कि सर जो हम सर्विस चार्जेस की पे बात कर रहे थे, प्रवीण भैया ने एकदम सही बोला था कि सर 194A में टीडीएस कटेगा, बिकॉज इंटरेस्ट की डेफिनेशन में 228A में ये लिखी हुई है, कोई सर्विस चार्जेस पे कर रहे हो इन कंटेस्ट ऑफ मनी बोरोड, वो भी इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल करता है, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि जो आप प्रीपेमेंट कर रहे हो, नवनीत भैया ने एकदम सही आंसर दिया था, क्योंकि इट इज नॉट इज कंटेस्ट ऑफ मनी बोरोड, इट इज अ रिपेमेंट ऑफ लोन, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर पाएगा। पर जो तीसरा केस था, जहां पे प्रिया ने बोला था अगर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं हिंडाल्को को, तो सेक्शन 228 जब आप पढ़ते हैं तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, वो क्या है? इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी बोरोड। मैंने हिंडाल्को से क्या किया है? मैंने तो माल परचेज किया है, ये परचेज प्राइस तो है, इट इज एज गुड एज नवनीत भैया से मैंने कोई माल परचेज किया, उन्होंने बोला कैश के तो 100 रुपए, अगर क्रेडिट पे लेगा तो 103 रुपए, तो सही मैंने में 3 क्या है? परचेज का पार्टी तो है। मैं क्यों हूं आपको? तो जब आपने 4 महीने की पेमेंट करी, तो जो 4% पेमेंट की, वो क्या है? वो क्रेडिट पीरियड की पेमेंट है। मैं क्लियर हूं आपको? नाउ, अब आखिरी 4 में जो दिक्कतें आ रही हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का मैंने आपको क्लियर बता दिया, 2 पहले वाले में भी वन कैन वेरिएबल से नोबडी कैन बी प्रिज्यूम टू नोबडी कैन बी एज्यूम, जो नॉर्मली हम आप बहुत जगह बोल रहे हैं आज की डेट में, नोबडी कैन बी एज्यूम टू नो ईच एंड एवरी लॉ। सो सुप्रीम कोर्ट अब बोल रहा है ये 1023C है क्या? इनकम टैक्स में इतनी अमेंडमेंट हो रही है, हमें नहीं समझ में आता कि क्या कौन सा प्रोविजन ऐड कर दिया, कौन सा एक्सप्रेशन ऐड कर दिया। तो जो सोचो, सुप्रीम कोर्ट जजेस, एडवोकेट्स ये कह रहे हैं कि लॉ का समझ में नहीं आ रहा, तो नो, आप लेमैन या फिर आम आदमी की क्या बात करोगे? प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, दिस इज अ प्रिजम्पशन, और ये लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एवरीबडी शुड नो ईच एंड एवरी लॉ। तो नोबडी कैन बी प्रिज्यूम दैट ही शुड नो ईच एंड एवरी लॉ, ये सही मैंने प्रिजम्पशन है। मैं क्यों आपको? पहली बात। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कि वो जजमेंट ऑफ एसके टीकरेवाल, मैं आपको जजमेंट लिखवा रहा हूं, वो नोट कर लो सर आप। एसके टीकरेवाल, ये कैलकाटा आईटीएटी का जजमेंट था सर, और इट हैज बीन अपहेल्ड बाय कैलकाटा हाई कोर्ट। एसके टीकरेवाल, इसका जजमेंट था 48 SOT 515 कोलकाता ट्रिब्यूनल, 48 SOT 515 कोलकाता ट्रिब्यूनल का था। It has affirmed by Calcutta High Court in citation इसकी 361 ITR 432, 361 ITR 432। 2 जजमेंट्स और है, वो भी नोट कर लीजिए। एक है लीला घोष की, लीला घोष TS 114 ITAT 2014 मुंबई ITAT, TS 114 ITAT 2014 मुंबई ITAT। The other judgment is Century Technologies Private Limited, Century Technologies Private Limited, TS का मतलब टैक्स सूत्रा, TS 85 ITAT
2015 हैदराबाद ट्रिब्यूनल, TS 85 IT 80 2015 हैदराबाद ट्रिब्यूनल। अब ये जजमेंट्स क्या कहती हैं? अब उन्होंने जजमेंट से क्या बोला कि अगर मान लीजिए डिफरेंस ओपिनियन, जैसे मैंने आपको इन रिलेशन टू बताया सर आपका इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के बारे में, और आपने कुछ टीडीएस काट लिया, कुछ टीडीएस काट लिया, 2% तो काट ही लिया, तो उन्होंने बोला भैया 40 AIA का डिसअलाउंस नहीं हो पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पे आपने कुछ टीडीएस काट लिया और डिफरेंस ओपिनियन हो गया कि भैया यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, और थोड़ा बहुत भी टीडीएस काट लिया, तो वन कैन वेरी वेल आर्ग्यू रिलाइंग ऑन द जजमेंट्स कि सर 40 AIA का डिसअलाउंस नहीं हो पाएगा। मैं क्लियर हूं आपको, राइट? बट हैविंग सेड दैट, व्हेन आई सेड 40 AIA का डिसअलाउंस नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर 201 की लायबिलिटी नहीं आएगी। सर 201 की लायबिलिटी आ सकती है, तो क्लॉज 34 में तो जरूर आएगा। 40 AIA में बीइंग एन ऑडिटर मैं बोलूंगा रिलाइंग ऑन द जजमेंट, सर ये टीडीएस की जो ओपिनियन है डिफरेंट था, तो ऐसे केस में 40 AIA का डिसअलाउंस नहीं होना चाहिए, पर क्लॉज 34 में आएगा। एक बात और आपसे पूछ लूं मैं आपसे नविद्या, जब हम 40 AIA की बात करते हैं वो नॉन रेजिडेंट की बात करता है, अब जब 40 AIA की बात करता है वो रेजिडेंट की बात करता है, राइट? जब 40 AIA की बात करते हैं तो 30% डिसअलाउंस की बात होती है, 40 AIA में 100% होती है। क्या एसएससी बोल सकता है मैं नॉन रेजिडेंट पेमेंट कर रहा हूं, टीडीएस नहीं काटा, फिर भी मैं 30% डिसअलाउ करूंगा? कैन ही से लाइक दिस? रिपीट करना क्वेश्चन। भैया लेट अस से जब आप नॉन रेजिडेंट पेमेंट करते हो 100% डिसअलाउंस होता है, रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% डिसअलाउ होता है। अब मैंने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की थी, अब डिसअलाउंस होना है, मैं टीडीएस नहीं काटा, क्या मैं ये आर्ग्यू कर सकता हूं कि सर 30% डिसअलाउ होगा, 100% नहीं होगा? सेक्शन में 100% लिखा हुआ है। वो एसईबी नोट वाले करो, कंसेप्ट लगाओगे तभी करोगे नहीं नहीं आगे। नहीं नहीं नहीं, एक सर नोट कर लें, हर एक ट्रीटी के अंदर, हर एक ट्रीटी के अंदर एक आर्टिकल 24 होता है, नोट कर लें, आर्टिकल 24 होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज। अगर वो एसएससी नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज अगर इन्वोक कर पाया, इसका मतलब क्या होता है कि लेट अस से अगर सेम एटमॉस्फेयर में अगर एक रेजिडेंट को जो आप सहूलियत दे रहे हो वही सहूलियत आपको नॉन रेजिडेंट को देनी पड़ेगी, तो अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज को अगर व्यक्ति आर्ग्यू कर पाए, तो ऐसे केस के अंदर सर डिसअलाउंस सिर्फ 30% ही होगा। लॉ में क्या लिखा है मैटर नहीं करता, मैं क्लियर हूं आपको? तो अगेन मैं ऑडिटी हूं, रिलैप ऑन कौन करेगा? नितिन ऑडिटी करेगा, पर आपको क्या करना है 3CA के 3 नंबर में, 3CB के 5 नंबर में क्या डालना है? दैट एसएससी रिलाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, तभी उसमें 30% लिखा है, पर एक्चुअली में 100% होना चाहिए लॉ के हिसाब से। मैं क्लियर हूं, ये दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी। और भी सुनो, सर क्लियर है?